भाई और बहनों, कमांडमेंट्स ऑफ लीडरशिप इन इस्लाम का आज 10वां कमांडमेंट है और 10वां कमांडमेंट है डिस्कवर योर ब्रेन चाइल्ड, यानी अपनी फ़िक्री नस्ल को दरियाफ्त कीजिए, पहचानिए, अपने अंदर के छुपे हुए लीडर को पहचानिए और उसे बाहर लाने की कोशिश कीजिए। आप सुनते हैं कि फ़लाँ काम फ़लाँ का ब्रेन चाइल्ड है और फ़लाँ काम फ़लाँ का ब्रेन चाइल्ड है। कभी आपने सोचा कि क्या आपका भी अपना कोई ब्रेन चाइल्ड है? क्या आपके अंदर अल्लाह ताला ने वदियत ही नहीं किया और उनको अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर वदियत किया उनके जहनों में, या ये अल्लाह ताला की तरफ से अता किया हुआ ऐसा नेमत है, ऐसी नेमत है और ऐसा इनाम है जो हर इंसान को मिलता है? आइए इस पर गुफ्तगू करते हैं। पहले 3 सवाल पर गौर करते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी जमात के अंदर अगर 100 मेंबर होते हैं तो उसमें से सिर्फ 10 या 15 एक्टिव होते हैं, बाकी सारे इनएक्टिव होते हैं। दूसरा सवाल ये है कि आप कौम के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बरसों से सोचते आ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते और नतीजतन मशवरे देने, गुफ्तगू करने, तबसरे करने और एतराज़ात करने इसके आदी हो जाते हैं। ऐसा क्यों? तीसरा सवाल यह है कि आप जब करना शुरू करते हैं तो आपके लिए इतनी मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, इन तीनों सवालात पर हम गौर करते हैं कि अब जैसे कार का इंजन है, जब वो ऑन हो जाए तो जब तक आप फर्स्ट गियर नहीं डालेंगे गाड़ी नहीं चलेगी, फिर इमीडिएट सेकंड गियर की भी ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो आपके जहन में उम्मत की तरक्की के लिए जो आइडियाज़ हैं, हमारी तारीख़ को लौटना चाहिए, हमारे कौम को ज़बान, कल्चर, तालीम, हर फील्ड में तरक्की करना चाहिए, ये तमाम ख़यालात आपके ज़मीर के ज़िंदा रहने, आपके जहन के ज़िंदा रहने का सबूत है। यूँ समझ लीजिए कि आपके ज़मीर का इंजन ऑन है। अब जब तक आप इसको फर्स्ट गियर नहीं डालेंगे, मतलब है कि कोई कदम नहीं उठाएंगे, ये गाड़ी मूव होने वाली नहीं है। सिर्फ इंजन रेस होता रहेगा और इंजन चलता रहेगा, लेकिन कोई और आके गियर नहीं डालेगा। इवन जो आपके बाजू सीट के ऊपर बैठे हैं वो भी नहीं डालेंगे, डालना आप ही को है। लेकिन यहाँ पर 90% लोगों का रवैया ये होता है कि मैं गियर नहीं डालूंगा, गियर तो फलां जमात को डालना चाहिए, फलां लीडर को डालना चाहिए, फलां उलमा को डालना चाहिए, कोई और डाले। मतलब है कि कोई आपको धक्का दे तो आप बढ़ेंगे, वरना आप ठहरे रहेंगे। आप अच्छी तरह याद रखिए, आपको ड्राइविंग सीट पर बिठा के कोई धक्का देने वाला नहीं है, आपको खुद आगे बढ़ना है। हाँ, आप जब आगे बढ़ेंगे गियर डाल के तो आपका रास्ता रोकने वाले हैं, लेकिन आपको ड्राइविंग सीट पर बिठा के आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, ये मिसाल से यकीनन आप समझ गए होंगे कि ये जो ख़यालात उम्मत के लिए, उम्मत की तरक्की के लिए, कौम की तरक्की के लिए आपके जहन में मुसलसिल आ रहे हैं ना, ये है आपका ब्रेन चाइल्ड। ये ख़यालात एक अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा इल्हाम है, जो एक इशारा है कि वो आपसे काम लेना चाहता है। ये ख़यालात यूँ समझ लीजिए कि आपकी इंटेलेक्चुअल औलाद हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं। जैसे आप अपनी बायोलॉजिकल औलाद को मेहनत से पालते पोसते बड़ा करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उन पर पैसा खर्च करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये जो आपकी इंटेलेक्चुअल औलाद है, ये जो ख़यालात हैं, ये भी अल्लाह की तरफ से एक ऐसी अमानत है। इन पर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा लगाना पड़ेगा, इनको डेवलप करना पड़ेगा, इनको लिखना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि मेरे बच्चों को तो मैं पालूंगा, लेकिन ये जो मेरी फ़िक्री औलाद है, ये जो मेरे ख़यालात हैं, ये जो मेरा ब्रेन चाइल्ड है, इसको जमातें पालें। इसलिए आप देखते हैं अक्सर लोग मुस्तकिल चाहिए 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 कि जो रट लगाते रहते हैं ना, कि अवाम को ये करना चाहिए और अमीरों को ये करना चाहिए, अरबों को ये करना चाहिए। ये चाहिए चाहिए की जो बीमारी होती है, दरअसल लोग ये नहीं समझते कि जैसे औलाद आपकी बायोलॉजिकल औलाद जो है वो, उसके ऊपर आपको फ़र्ज़ है उनकी परवरिश, उसी तरीके से आपके जहन में आने वाला जो ब्रेन चाइल्ड्स हैं, इनकी परवरिश भी आपके ऊपर फ़र्ज़ है। अब आइए ये सवाल के लोग इनएक्टिव क्यों होते हैं, इसकी पहली वजह तो यह है कि जमात या ऑर्गेनाइजेशन में लोग इंटर इसलिए हो जाते हैं कि किसी की तकरीर से इम्प्रेस हो जाते हैं, किसी के तहरीर से इम्प्रेस हो जाते हैं, या फिर चचा जान अब्बा जान चूँकि उसी ऑर्गेनाइजेशन से अटैच होते हैं तो वो इनको साथ लेके आदी कर देते हैं जाने का। लेकिन जब जाते हैं तो अंदर पता चलता है कि इनके ख़यालात जो हैं, इनके मिजाज में जो चीज़ है वो वहाँ पर उनको मिलती नहीं, इसलिए वो लोग इनएक्टिव हो जाते हैं। या एक मिसाल लीजिए कि आप किताब बड़े शौक़ से ख़रीद के लाते हैं, शेल्फ़ में भर देते हैं किताबें, लेकिन पढ़ते नहीं, क्योंकि उन किताबों में वो चीज़ नहीं है जो इनके जहन के अंदर है।
या आप देखते हैं कि आप खुद चंदे देते हैं कई अहम इदारों को, मदरसों वगैरह को, लेकिन देते भी हैं तो हाफ हार्टेडली देते हैं। देते हुए आपका दिल ये कहता है कि यार ये सब बेकार है, कौम तो तरक्की कर नहीं रही है और ये लोग चंदे तो ले रहे हैं। आपको दरअसल जो मायूसी है ये सिर्फ अंदरूनी नहीं है, आपको सियासी लीडरों से मायूसी, आपको जो उलमा से मायूसी, मदरसों से मायूसी, समाजी तंजीमों से मायूसी, हुकूमत से, कम्युनल पार्टियों से मायूसी, आपको मुकम्मल मायूसी ने घेर रखा है। इसलिए आप अपने अंदर जो ब्रेन चाइल्ड है उसको खामोश किए हुए दबाए हुए हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, सारे लोग चोर हैं, सारे के सारे बेईमान हैं। दरअसल दोस्तों प्रॉब्लम आपके अंदर है, मायूसी आपके अंदर घर कर चुकी है, जो आपके ब्रेन चाइल्ड को कैंसर की तरह खा रही है। जिस किसी शायर नवीदुद्दीन नवीद ने कहा है कि खुद शनासी का ये अंदाज बदल है नादां, खुद शनासी का ये अंदाज बदल है नादां, धूल चेहरे पे है आईने बदलता क्यों है। आप अपने अंदर ये तलाश कीजिए कि आप चाहते क्या हैं। आपके जहन में जो वेग आइडियाज़ हैं कि उम्मत की ऐसी तरक्की होनी चाहिए, उम्मत का हर फर्द ऐसा हो जाना चाहिए, उन वेग आइडियाज़ को पेपर पे लिखिए, उसको डेवलप कीजिए, कुछ लोगों से कंसल्ट कीजिए और अपने आप एग्जैक्टली चाहते क्या हैं। जब तक ये पता नहीं करेंगे आपको हर जमात गलत नज़र आएगी। एक बात अच्छी तरह याद रखिए, कोई भी एक जमात तमाम फैकल्टीज़ को कवर नहीं कर सकती। पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे तो वहाँ तबलीग और दावत का काम नहीं हो सकता। अदबी तंजीम में जाएंगे तो वहाँ पर सोशल वेलफेयर का या सोशल कामों का एजेंडा उनके पास नहीं हो सकता। आप चाहते क्या हैं ये आपको अच्छी तरह पहले मालूम होना चाहिए। भाइयों बहनों, अगर आपका जज्बा सच्चा हो तो आपको रास्ता मिल जाता है। जैसे कोई सिगरेट का आदी, जो शराब का आदी, अगर नए शहर में भी गए तो चरस का भी आदी हो तो उसको नए शहर में रास्ता मिल जाता है, इवन सऊदी अरब में मिल जाता है ढूंढने वालों के लिए। लेकिन ढूंढने का जज्बा सच्चा होना चाहिए, लेकिन उसके लिए शर्त यह कि घर से निकलना पड़ता है। अब आप जो चाहते हैं, मौजूदा जमातों में क्या ऐसा शोबा मौजूद है? अगर है तो आपको चाहिए कि ज्वाइन करें। अगर पहले से कोई प्लेटफॉर्म है तो नए प्लेटफॉर्म बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर सेम काम हर जगह रिपीट हो रहा है तो इससे कौम को नुकसान ज़्यादा होता है। प्लेटफॉर्म का तो फ़ायदा हो जाता है, लेकिन हर आदमी अपनी अना की खातिर, अपने नाम की खातिर अपनी ओन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने जब लगता है ना, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि आप तरक्की कर लेते हैं, आपका नाम तरक्की करता है, कौम तरक्की नहीं कर सकती। आपका ये जो ब्रेन चाइल्ड है ना, ये इतना नाजुक है कि इसकी हिफाजत उतनी ही नाजुक है जैसे पैदा होने वाले बच्चे की हिफाजत का मामला रहता है। ये चलते फिरते अल्लाह ताला जो आपके जहन में ख्यालात डालते हैं ना, इनको पेपर पे लिखना, फौरी तौर पर नोट कर लेना वही आदमी कर सकता है जिसकी जेब में हर वक्त एक पेपर और एक पेन मौजूद हो। वरना ये सारे के सारे जो अल्लाह ताला की तरफ से ख्यालात आपके जहन में आते हैं, ये सारे के सारे ज़ाय हो जाते हैं। बल्कि आप यूँ समझ लीजिए कि ये जो ब्रेन चाइल्ड्स हैं, हर रोज़ सैकड़ों की तादाद में हम उनको क़त्ल करते हैं, वो अबॉर्ट हो जाते हैं। क्यों? कि हम उनको लिखना नहीं चाहते। आप अगर उन ख्यालात को लिख कर डेवलप करेंगे, एक मॉडल बनाइए पहले, उसके बाद आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में दाखिल होइए। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर दाखिल होने से पहले अपने अंदर पूछिए कि मैं चाहता क्या हूँ, वो काम उस जमात के अंदर करूँगा, तो फिर आपको फ़ायदा होगा। लेकिन ये भी याद रखिए कि कोई जमात इंटर होने के साथ ही आपको प्लेटफॉर्म ऑफर नहीं करेगी, लीजिए ये 15 वॉलंटियर्स आप काम शुरू कर दीजिए, लीजिए 1 करोड़ रुपए का बजट ले लीजिए। ऐसा कहीं नहीं, कभी भी नहीं होता। जैसे आप अपनी बायोलॉजिकल औलाद के ऊपर मेहनत करते हैं, अपनी जेब का पैसा लगाते हैं, उनको टॉपर बनाते हैं, उसके बाद उनको स्कॉलरशिप्स के ऊपर अमेरिका भी भेजा जा सकता है, उनको बहुत सारे वजीफे मिलते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपके जो ब्रेन चाइल्ड है उस पर मेहनत करना, उस पर पैसा खर्च करना, अगर पैसा नहीं कर सकते तो फंडिंग करना, साथियों को जमा करना। जब आप एक कामयाब मॉडल बना देते हैं तो जब जमात को या ऑर्गेनाइजेशन को जब फ़ायदा होता है, ऑर्गेनाइजेशन मजबूत होती है, तो फिर आपकी भी अहमियत होती है, वो पूरा प्लेटफॉर्म आपके हवाले करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक ख़तरनाक वसवसा है जिससे बचने की ज़रूरत है। होता क्या है कि पहले तो 90% लोगों के जहनों के अंदर खाली जहन लोग हैं, कुछ भी नहीं आता जहन में। अब जिन लोगों के पास कुछ करने का इनिशिएटिव है, डिसीजन मेकिंग पावर है, IQ जिनका बहुत अच्छा हाई है, वो जैसे ही रिजल्ट्स देना शुरू करते हैं, उनके अंदर एक ख्याल आ जाता है कि काम तो मैं कर रहा हूँ और क्रेडिट पूरा ऑर्गेनाइजेशन लेके जा रही है। ऐसे कई लोगों को हमने देखा कि 2-4 इंतहाई एक्टिव लोग, ज़हीन लोगों ने मिलकर कोई काम शुरू किया और बहुत अच्छे रिजल्ट जब आने लगे तो फिर उनके जहनों में ये आ गया ख्याल कि वी आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, वी आर प्रोडक्टिव पीपल। तो जब उनको अपना ख़द जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से भी काफ़ी बड़ा नज़र आने लगा, तो फिर सारे के सारे बिखर गए।
ऑर्गेनाइजेशन भी बिखर गई, लोग भी बिखर गए। इसलिए अपने ब्रेन चाइल्ड को डे 1 से ये तरबियत करना बहुत ज़रूरी है कि अगर कौम और मिल्लत का काम करना है तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर करते हुए अपने आप को जैसे किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन के अंदर जो पत्थर और ईंट होते हैं जो किसी को नज़र नहीं आते, वैसा अगर बन के काम करोगे तो कौम और मिल्लत का फ़ायदा होगा। वरना होगा क्या कि फिर कौम और मिल्लत तो तरक्की नहीं करेगी, लेकिन आपका जो ब्रेन चाइल्ड है वो सुसाइड कर लेगा, वो अपनी अना की खातिर, वो अपनी ईगो की खातिर। और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में आ गए लेकिन आपके अपने जहन के अंदर कोई मिशन नहीं है, कोई मकसद हयात आपने तय नहीं किया है, तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जमातें आपको कुर्सियां बिछाने का काम देंगी, आपसे चाय पिलवाने का काम लेंगी, आपसे साउंड सिस्टम का काम लेंगी, क्योंकि आपका अपना कोई मिशन ऑफ द लाइफ है ही नहीं पहले। लेकिन अगर आपने कोई मकसद हयात तय किया है और उसके साथ जब आप काम करने लगे हैं तो फिर चाय पिलाने में मज़ा आता है, कुर्सियाँ बिछाने में भी मज़ा आता है। वरना आप एक लेबर की तरह काम करेंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा आपको। आप अक्सर देखते हैं कि एंटी डाउरी वीक, एंटी ड्रग्स वीक, ह्यूमन राइट्स वीक, जेंडर जस्टिस वीक, गो टू स्लम वीक, ऐसे कई वीक्स मनाए जाते हैं, कई मंथ्स मनाए जाते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, जमातें जो होती हैं, वो एक्टिव लोगों को जिम्मेदारियां दे देती हैं और वो फिर खूब शानदार प्रोग्राम करते हैं। जलसा होता है, पब्लिक आती है, लीडर्स भी आते हैं, अखबारात में फ़ोटो आती है, सोशल मीडिया कवर करता है, चंदे भी खूब आते हैं। उसके बाद एक गले मिले जाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देकर ख़त्म हो जाता है। इतनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इतने हज़ारों वीक्स मनाए गए, लेकिन क्या सोशली कोई रिफॉर्म आया, अवाम में कोई तब्दीली आई? नहीं आई। उसकी वजह क्या होती है कि जब ये वीक मनाने वाले इंतहाई डायनामिक नौजवानों से जब आप 1-2 महीने 4 महीने के बाद मिलेंगे कि पूछेंगे कि अरे वो डाउरी का आप लोगों ने वीक मनाया था, क्या हुआ उसके आगे? आपने वो ड्रग्स के ताल्लुक से या वो फलां टॉपिक पर आप लोग जो वीक मनाया था उसका क्या डेवलपमेंट है? वो कहेंगे नहीं पता हमको। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने हमको एक जिम्मेदारी दी थी, हमने वो जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब फिर नई जिम्मेदारी देगी ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा क्यों होता है? ये जो उम्मीद नज़र आती है कि अब ये काम होने वाला है, वो वीक ख़त्म होने के बाद वो सारा काम के ऊपर पानी फिर जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि वो जो वर्कर्स हैं उनके जहनों के वो जो काम करे हैं वो उनका अपना ब्रेन चाइल्ड था ही नहीं, वो किसी और का ब्रेन चाइल्ड था। वो तो डिसिप्लिन मेंटेन करने एक ऑर्गेनाइजेशन के हुक्म के मुताबिक काम कर रहे थे। अगर वो चीज़ उनका अपना ब्रेन चाइल्ड होती, अगर वो उनकी अपनी मकसद हयात या मिशन ऑफ लाइफ होती, तो फिर वो उस फील्ड में लग जाते, जहेज पे भी काम करते, ड्रग्स के खिलाफ भी काम करते, ह्यूमन राइट्स पे भी काम करते, जेंडर जस्टिस पे काम करते। लेकिन मसला यही है कि लोग जो आ जाते हैं बगैर कोई मिशन के, बगैर जहन के अंदर कोई ब्रेन चाइल्ड रखे, वो आ जाते हैं। और आपने वो ऊंट की मिसाल सुनी होगी ना कि 100 में 90 ऊंट काटने के होते हैं, 10 ऊंट सिर्फ जंगी मुहिम पे काम आने वाले होते हैं। इसी तरीके से आज वो जमातें जो ऑर्गेनाइजेशन जो कह रही हैं कि अगरचे कि हमारी तादाद करोड़ों में है, लेकिन खहतुर रिजाल, ड्रॉट ऑफ मेन, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि मेंबर्स हैं लेकिन फिर भी ड्रॉट ऑफ मेन क्यों है? उसकी वजह यह है कि मेजॉरिटी मुरवत में आने वाले लोगों की है, मेजॉरिटी सवाब के लिए आने वाले लोगों की है, मेजॉरिटी एक वेग जज्बे के साथ आ रहे हैं। उनको नहीं पता करना क्या है, बस उनको ये मालूम है कि हम तरक्की करें, हमारी कौम तरक्की करे, हमारी ज़बान तरक्की करे, लेकिन इनिशिएटिव्स नहीं है उनके दिमाग में। आप यूँ समझ लीजिए कि वो ब्रेन चाइल्ड है ही नहीं उनके पास जिसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास है ब्रेन चाइल्ड। वो आप इसको यूँ समझ लीजिए कि मैं आपके सामने 2 मिसालें रखूँगा। हमारे उस्ताद मोहतरम मुस्लिउद्दीन सादी साहब जो मुइज़ुद्दीन मुल्तानी अलैहि रहमा के फर्जंद थे, वो कहा करते थे कि जैसे कोई शख्स सारा दिन बाहर गया और पैसे जेब में रखना भूल गया और सारा दिन भूखा प्यासा पैदल चलते हुए आया, जब उसने अपनी बीवी को हाल सुनाया तो बीवी ने कहा कि मैंने तो आपके जेब में पैसे रख दिए थे, जेब में हाथ डाला तो 100 रुपये निकले उसमें से। हालांकि उसके पास पैसे थे लेकिन उसको इल्म नहीं था और सारा दिन वो बुरी तरह सफ़र किया। इसको कहते हैं इरफान ज़ात। आपके अंदर एक लीडर है, आपके अंदर एक ब्रेन चाइल्ड है, लेकिन आपको पता नहीं, उसको डिस्कवर करना पड़ता है, आपको इल्म नहीं है। अब इल्म हो जाने के बाद आप अगर अब भी नहीं समझे तो फिर ये कौम तरक्की करने वाली नहीं है। एक दूसरी मिसाल ये है दोस्तों कि ये ब्रेन चाइल्ड नहीं होने की वजह से ये अपनी ज़ात को तलाश करना, अपनी इरफान ज़ात हासिल करने की जुस्तजू नहीं होने की वजह क्या है कि आजकल सुबह उठते ही मोबाइल हाथ में है, बच्चों के PS4 उनके हाथ के अंदर है, बड़ों के अपने अपने शौक़ हैं, और इसकी वजह से हमने अपने ब्रेन चाइल्ड को
टोटली किल किया हुआ है। जैसे एक मिसाल के तौर पर समझिए कि एक सर्कस में एक सर्कस के जो शेर थे, सैलाब आ गया शहर में, पानी आ गया हर तरफ, तो उन शेरों को भी छोड़ दिया गया, वो शेर जंगल की तरफ भागे, तो जंगली कुत्तों ने उन शेरों को फाड़ डाला, मर गए वो। क्यों? उसकी वजह क्या थी कि उनको, उन शेरों को हमेशा पूरा प्रिपेयर्ड गोश्त के लोथड़े सामने लाके डाले जाते थे, वो खाने के आदी हो गए। उन्होंने कभी शिकार करना, अटैक करना, अगर कोई उन पे अटैक करे तो डिफेंस करना, ये कभी उन्होंने सीखा ही नहीं था। तो उसका नतीजा ये हुआ कि वो कुत्तों के हाथों मारे गए। आज एग्जैक्टली हमारी कौम का यही आलम है। हम खाली सलाहुद्दीन अय्यूबी के एक चीज़ें फॉरवर्ड कर रहे हैं किसी को, अबू उबैदा खालिद बिन वलीद के फतवात ऐसे थे, हमारे अकाबरीन ऐसे हुआ करते थे, कोई एरतो रोल देख देख के जज्बे में आ रहा है। लेकिन जब फर्स्ट गेयर डालने की बात आती है, घर से निकलने की बात आती है, वहां सारे के सारे सिर्फ फॉरवर्ड कर रहे हैं। कई लोगों को हमने ये बड़े बड़े जज्बाती और जिहाद और क़िताल के मेल्स फॉरवर्ड करते हुए देखा, लेकिन जब उनको एक मीटिंग में बुलाया, किसी काम पे बुलाया, तो सारे के सारे डर गए। अब सवाल ये है कि क्या हर शख्स का अपना ब्रेन चाइल्ड होना ज़रूरी है? बिल्कुल है। क्यों? जैसे आपको बच्चों से प्यार है, तो आपके भाई बहनों के बच्चे हैं, बहुत खूबसूरत बच्चे हैं, क्या मज़ीद बच्चों की ज़रूरत है? लेकिन आप ये चाहते हैं कि नहीं, मेरे अपने बच्चे हों, मेरा अपना ख़ानदान हो। बिल्कुल इसी तरीके से आपका जो जहन चल रहा है, इसके अंदर जो ब्रेन चाइल्ड्स आ रहे हैं, कई जमातें हैं, लेकिन आपका अपना मिशन होना, कई ऑर्गेनाइजेशंस है, लेकिन आपकी अपनी ओन कोई ना कोई थिंकिंग होनी चाहिए। क्योंकि अगर आज के मसाइल को लिखें तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, मिलियंस में आते हैं। नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को देखें तो ईच ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से के अंदर थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं। अफराद तो हैं, लेकिन वो काम करने वाले अफराद ही नहीं है जो मिशन लेकर आए। इसलिए जब तक उम्मत का हर फर्द अपना एक मिशन लेकर जमात में दाखिल नहीं होगा, एक मिशन लेकर ऑर्गेनाइजेशन में दाखिल नहीं होगा, कोई भी जमात काम नहीं कर सकती। इसलिए आपका अपना एक मिशन होना चाहिए, अपना ब्रेन चाइल्ड। जिस आदमी का ब्रेन चाइल्ड नहीं है, जिस आदमी के पास सोच नहीं है, उस सोच को मुंतकिल करने, उस सोच को डेवलप करने की सलाहियत नहीं है। जैसे जिसके बच्चे ना हों उसको बांझ कहते हैं, वैसे ही जो आदमी को अपनी इंटेलेक्चुअल औलाद को, अपने इंटेलेक्चुअल थॉट्स को आगे बढ़ाने का फन नहीं आता, वो भी इंटेलेक्चुअल इंपोर्टेंट आदमी है, वो भी बांझ आदमी है, जो अपने ख्यालात को, अपने मिशन को पहचान नहीं सकता, पैदा नहीं कर सकता, आगे बढ़ा नहीं सकता। अब ये जो बहाने हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो फलां को करना चाहिए। शादी करने से पहले कोई ये नहीं सोचता कि मुझे बच्चे पैदा करने का तो कोई तजुर्बा है ही नहीं, मैं कैसे बच्चे पैदा कर सकता हूँ। नौकरी करने से पहले ये नहीं सोचता कि मैंने कभी नौकरी की ही नहीं, मैं कैसे नौकरी कर सकता हूँ। वो अटेम्प्ट तो करता है, लेकिन जब कौम और मिल्लत का मामला आता है तो हर आदमी उसको ऐसा लगता है कि उसको हम चाइनीज़ ज़बान में बोल रहे हैं, वो समझता नहीं। ये दरअसल या तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से है, या तो फिर लोग क्या कहेंगे का हेजिटेशन है, या फिर ये बहुत ख़तरनाक फ़िलॉसफी ऑफ एस्केपिज़म बोलते हैं इसको, कि कहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आ जाए, कहीं मुझे वॉलंटियर बन के किसी के सामने छोटा ना होना पड़े। अपनी ज़ाती लाइफ में तो थर्ड क्लास क्लर्क होते हैं, थर्ड क्लास सेल्समैन होते हैं, लेकिन जब कौम और मिल्लत का मामला आता है तो उनको कोई ऑर्डर ना करे, उनको कोई डिक्टेट ना करे, उनके ऊपर कोई ना हो, वो सबसे ऊपर हों, वो सिर्फ ऑर्डर देने वाले हों। तो ये तीसरा जो वजह है वो है फिर फरार, एस्केप के फ़लसफ़े। चौथा एक मसला ये भी है कि आप अपने अंदर जो ब्रेन चाइल्ड है उसको पहचानते नहीं, जिसकी मैं आपको मिसालें दे चुका हूँ। इसको कहते हैं इरफान ज़ात। वो करना नहीं चाहते आप लोग। कोई शख्स ऐसा हो ही नहीं सकता जिसको ख्यालात ना आते हों, लेकिन उन ख्यालात को डेवलप करने वाला सही मर्द है, वरना वो इंटेलेक्चुअली इंपॉर्टेंट आदमी है। जज्बा सच्चा हो तो जैसे आपको बच्चे पैदा करने का कोई तजुर्बा नहीं था, लेकिन फिर भी परवरिश करने का सलीका अल्लाह ताला ने आपको सिखा दिया, वैसे ही उम्मत और कौम के लिए जब आप फर्स्ट गियर डालेंगे तो आपको कहाँ जाना है, किधर मोड़ना है, अल्लाह ताला खुद सिखाता चला जाएगा। आप करें तो सही। आपको याद है जब पहली मरतबा आपने ड्राइविंग की थी उस वक्त क्या सिचुएशन थी, और आज सड़कों पे जो आप स्पीड के साथ कटा मारते हुए चलाते हैं अब क्या सिचुएशन है। आपको घर से निकलना पड़ेगा, जज्बा सच्चा होना चाहिए उम्मत के लिए, करने के लिए। तो आपका ब्रेन चाइल्ड खुद ब खुद ग्रो होना शुरू होता चला जाएगा, वरना वो मरता जाएगा। इसके दो वजूहात हैं जिसकी वजह से ब्रेन चाइल्ड सप्रेस होता है। एक तो ये कि इनबिल्ट है हमारी सोसाइटी के अंदर कि माहौल ही कुछ ऐसा बना हुआ है कि आपका ब्रेन चाइल्ड खुद ब खुद मर जाता है। क्यों? कि जब आप कुछ सियासी इस्लाह, पॉलिटिकल रिफॉर्म करना चाहेंगे तो लीडर कहेंगे कि हम मस्जिदों की हिफाजत करने वाले हैं, हम फसादात में आपकी हिफाजत करने वाले हैं, हम आपके नौकरियां दिलाने वाले हैं, हम आपके राइट्स की हिफाजत करेंगे, आप कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमको सिर्फ वोट दीजिए और हमारे एरिया में कुछ भी मत कीजिए आप।
उलमा ने दीन की पूरी जिम्मेदारी ले रखी है कि हम दीन को हिफाजत करने वाले हैं। हुफ्फाज ने जिम्मेदारी ले रखी है कि हम कुरान की हिफाजत करते हैं, हम तरावियों में सुनाते हैं। मशाइखीन ने तो सबसे बड़ा मसला हल कर दिया है कि हम शिफात और मगफिरत की मुकम्मल जिम्मेदारी लेते हैं। बस तुम्हारा काम एक ही है कि तुम बैत करो औलिया अल्लाह की, बस वाक़यात और उनके चमत्कार और उनके करामात पढ़ते रहो, ये वजीफ़े पढ़ो, ये दुआएं पढ़ो, ये मोदी को इलेक्शन में हराने का वजीफ़ा है, ये बाबरी मस्जिद को गिरने से बचाने का वजीफ़ा है, बस इसके अंदर महफूज रखते हैं। फिर ऊपर से पुलिस अलग है। पुलिस आपके ब्रेन चाइल्ड की सबसे बड़ी किलर इस तरह से होती है कि जहां आपके ब्रेन चाइल्ड ने कहा कि जस्टिस कायम होना चाहिए, जहां आपके ब्रेन चाइल्ड ने कहा कि हमको इंसाफ के लिए उठना चाहिए, तो फौरी कोई ना कोई पुलिस वाले आपके वालिद के पास, ससुरे के पास या रिश्तेदारों के पास पहुंच के आपके खिलाफ ऐसा डराते हैं वो लोग कि आपका घर से निकलना मुश्किल कर देते हैं, आपकी बीवी का भी घर से निकलना मुश्किल होता है। ये तो एक फैक्टर है जो आपके ब्रेन चाइल्ड को मुस्तकिल सुला रहा है। दूसरा एक फैक्टर है जो आपके ब्रेन चाइल्ड को बाज़ाब्ता किल किया जाता है, और वो किल करने वाले बाहर से ज़्यादा हमारे अपने ख़ानदान के लोग। बचपन से हर बच्चा जो अपने माँ बाप से सुनता है लफ्ज़ नहीं, ये मत करो, ये नहीं करो, उसके साथ मत रहो, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं बोलो, ऐसा क्यों बोले तुम, ऐसा नहीं पहनना चाहिए था, फलां जगह जाना नहीं था, तुमको सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनना है, तुमको अमेरिका और सऊदी अरब को जाने का है, तुम कोई चीज़ नहीं कर सकते, तुमको शादी जैसा तुम्हारी बिस्मिल्लाह करे थे, तुम्हारी खतना के फूल करे थे, वैसे तुम्हारी शादी करेंगे, जहेज लेंगे, जो भी है, तुम कुछ नहीं बोलेंगे। आप उलमा के सामने कुछ नहीं बोल सकते, क्यों कि आप आलिम नहीं हैं, आप हरीजन हैं बिल्कुल। आप उलमा ने जैसा किया वैसा खामोशी से चलते रहो। आप मशाइखीन के सामने कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपका काम सिर्फ मुरीद होने का है। आप लीडरों के सामने और बिलखुसूस पॉलिटिशियंस के सामने, वो ज़्यादातर पॉलिटिशियंस तो वो हैं जिनकी सियासत पूरी ख़ानदानी जागीर है, वो चल रही है पूरी की पूरी, और उन ख़ानदानी जागीर में जिन ख़ानदानों में सियासत है, वहाँ पर आपकी हैसियत जैसे एक ठाकुर, गांव के जो ठाकुर के सामने हरिजन की हैसियत होती है, या दूल्हे को दूल्हा बना के बिठा के किसी को नाचने, वो हैसियत होती है। अब दूसरी, अगर किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे, आप एक बात को जहन में रखिए कि आपका जो ब्रेन चाइल्ड था, हमारी सलाहियतों की वजह से, अगर आप सिर्फ आपके अपने हैदराबाद शहर को देखेंगे, यहाँ डैम्स आपके लोगों ने बनाए, यहाँ पर कोर्ट्स की बिल्डिंग हो, दवाखाने हो, रेलवे स्टेशन हो, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपके लोगों ने ही बनाया। कितना हाई थे उनके इंटेलिजेंस, उनकी ज़हनत कितनी हाई थी, सब कुछ आपका था। लेकिन आज अगर आप वही ब्रेन चाइल्ड्स को लेकर जाते हैं, आपकी हैसियत कुछ नहीं है, क्योंकि दूसरी पार्टियों के अंदर आपको सिर्फ एक माइनॉरिटी सेल में कैद करके उर्दू का डिपार्टमेंट, वक्फ बोर्ड का एक आधी सीट, हज कमेटी की एक सीट, ये खैरात में आपको चिचड़े देके आपको खुश कर दिया जाता है। आप कहीं और इंटर हो ही नहीं सकते। तो मेरे दोस्तों, आपके ब्रेन चाइल्ड को किल करने के लिए तो पूरा सिस्टम बना हुआ है। अब अगर आपने कोई फैसला कर लिया कि आपके ब्रेन चाइल्ड को डेवलप करेंगे, ग्रो करेंगे, तो फिर एक बात याद रखिए, आज हमारी जितनी जमातें हैं, वो जमातें किराने की दुकानें बनी हुई हैं। कई मकसद लेकर बैक वक्त काम करते हैं। वो जैसे फैमिली प्लानिंग होती है, अच्छा ख़ानदान पैदा करने के लिए 1 या 2 बच्चे पैदा करने कहा जाता है, वो वैसे ही अगर आपके ब्रेन चाइल्ड की सही तरबियत करना चाहते हैं तो एक मिशन लेकर उठिए। केजरीवाल एक करप्शन की मिशन लेकर उठा, केसीआर सिर्फ एक तेलंगाना के मिशन लेकर उठा। मैं सर सैयद की मिसाल देना चाहूँगा कि उनके हालात पर गौर कीजिए। एक तरफ उन पर काफिर, मुशरिक, मुर्तिद वगैरह के फतवे, दूसरी तरफ अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को, मुसलमानों को सज़ा देने के लिए दयानंद सरस्वती जैसे पंडितों को पैदा करके आर्य समाज को कायम करवाया, और गौरक्षा के नाम के ऊपर उसने कई फसादात करवा दिए, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुलविस कर दिया गया। फिर तीसरी तरफ उसने वंदे मातरम लिखवा के एक फसादात का सिलसिला शुरू कर दिया। चौथी जो सबसे बड़ी सर सैयद के ज़माने की थी मुसीबत, वो ये है कि एक बहुत तवील दास्तान है, मैं किसी और वक्त बयान करूँगा। देवबंदी और बरेलवी के दरमियान जो जंगों का आगाज़ 1860s और 70s में किया, एक पूरी प्लानिंग थी वो, और उसके नतीजे में कितने नुकसानात हो रहे थे। ऐसे वक्त में सर सैयद एक कॉलेज कायम करने के लिए उठते हैं, वो भी कौन सा? अंग्रेज़ों का कॉलेज, जिनके ऊपर काफिर और मुशरिक होने के फतवे हैं। अंग्रेज़ों की नौकरी हराम, अंग्रेज़ों से जंग करना जिहाद करार दे दिया गया। ऐसे वक्त में सर सैयद कॉलेज के लिए उठ रहे हैं, हर आदमी गाली दे रहा है उनको कि सारे मसाइल कुछ कौम के और हैं और ये आदमी कुछ और काम कर रहा है। लेकिन उनकी मौत भी होती है तो उनकी मैयत के लिए चंदा करना पड़ता है। लेकिन उस शख्स का मिशन इसलिए कामयाब हुआ, वक्त वाहिद में एक काम लेकर चलो, जब हाथ में पावर आएगा, जब कामयाबी होगी तो दूसरे कई काम हो सकते हैं। कई कामों को बैक वक्त एक साथ नहीं लेके चलो।
दोस्तों एक और बात बयान कर दूं मैं, अब तक की जितनी बातें हुई हैं वो सिर्फ मर्दों के ब्रेन चाइल्ड की बातें हुई हैं। हमने औरतों के ब्रेन चाइल्ड के साथ जितनी नाइंसाफी की, उनका कत्ल किया पैट्रियार्की की बुनियाद के ऊपर। जब तक ये शादी नहीं होती वो बड़ों के सामने कुछ भी नहीं कह सकती, बड़ों की मर्जी जो भी मर्जी है उसके आगे वो बिल्कुल खामोश रहेगी। शादी के बाद जो भी शौहर की मर्जी है, ससुरे की मर्जी है, सास की मर्जी है, उस पर चलेगी। औरत में इंटेलिजेंस है, जहानत है, काबिलियत है, सब कुछ है, लेकिन हमने उसको इतना कुचला कि उसको हमने कभी खुलने का मौका ही नहीं दिया। आज वो क्या नहीं है आपको मालूम है। एक दूसरा पॉइंट अहम है, हमने बच्चों को ग्रो करने का जो हमारे सिस्टम है सोसाइटी का, मिसाल के तौर पर हम बच्चों को बचपन से 4 साल का नहीं होता उसको हिफ्ज कराना शुरू करते हैं, उसको हम आलिम बनाना शुरू कर देते हैं, जबकि ये एजुकेशन राइट हर बच्चे का है कि वो जब 10-12 साल तक के जो उसका राइट है कि वो तमाम उलूम सीखे, वो ज़बान सीखे, वो साइंस सीखे, वो मैथमेटिक्स सीखे, वो सब कुछ सीखे। उसके बाद चॉइस होना चाहिए उसको कि वो इंजीनियरिंग करे, वो मेडिसिन करे, वो साइंस पढ़े, कॉमर्स पढ़े, हिफ्स करे, अरबी सीखे, कुरान पढ़े, ये बच्चे का चॉइस है। लेकिन हम हमारे बच्चों को जो उनके ऊपर मुसल्लत कर देते हैं, उनके ब्रेन चाइल्ड को पैदा होने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं, और उसके नतीजे, और फिर पढ़ाते भी किस तरीके से हैं आप जाके देखिए। बेल्ट वायर, प्लास्टिक के मोटे मोटे वायर से मार मार के उनको पढ़ाते हैं। तो फिर इसके नतीजे में हम जो एक पूरी फौज देख रहे हैं हुफ़ाज़ की, उलमा की, मुफ्तियों की, इनकी आईक्यू लेवल को देखिए। ये प्रोडक्ट से इस वक्त ज़माने को क्या फ़ायदा हो रहा देखिए। इनको इम्प्रूव करना है तो पहले इनका एजुकेशन राइट, इनके ब्रेन चाइल्ड को पहले ग्रो होने दीजिए, फैसला उनके ऊपर छोड़िए। दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, बस आज का मैसेज सिर्फ ये है, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसका अपना कोई ब्रेन चाइल्ड ना हो, है, उसको डिस्कवर करना पड़ता है। आपकी हर जमात को, हर ऑर्गेनाइजेशन को आज ज़रूरत है। कोई शख्स ऐसा ना रहे जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से मुंसलिक ना हो। लेकिन बैलों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन काटे जाने वाले ऊँटों की ज़रूरत नहीं है, जंगी मुहिम पे लड़ने वाले उसकी ज़रूरत है। इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा, लेकिन पहला गियर डालने के बाद ही जो आपकी मुखालिफतें हैं, आपकी रुकावटें हैं, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा सोशल सिस्टम, हमारा घर का सिस्टम, इन तमाम रुकावटों का मुकाबला करते हुए आप में अगर हिम्मत है तो आइए, वरना आरज़ू अव्वल तो पैदा हो नहीं सकती, कहीं हो भी जाती है तो मर जाती है या रहती है क़हख़ाम। आपने देख लिया कि बरसों की मेहनत, अब आपके सामने खालिद बिन वलीद की मिसालें नहीं दी जा सकती हैं, अबू उबैदा की, नूरुद्दीन जंगी की, सलाहुद्दीन अय्यूबी की, इर्तुगरुल की मिसालें नहीं दी जा सकती। लोग हंसेंगे कि क्या हमारी मिसालें मौजूद नहीं। अब छोड़िए उन मिसालों को, आरएसएस की मिसाल को सामने रखिए कि कैसा एक मामूली टेलर भी होता है, वेल्डर भी होता है, वो हो या प्रोफेसर होता है, रिटायर्ड कमिश्नर होता है, हर आदमी अपने अंदर छुपे हुए सलाहियतों को लाके पेश करता है। सलाहियतें हैं आपके अंदर, आप या तो जानबूझ के फरार हासिल कर रहे हैं या आप अपने आप से वाकिफ़ नहीं हैं। आप अगर मुलाकात करेंगे, मिलेंगे, हमारी वेबसाइट है, फेसबुक है, हर चीज़ है, अगर आप राब्ता करेंगे तो हम मिलकर बहुत सारे काम कर सकते हैं दोस्तों। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।